और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक प्रीएम्बल दे देता हूँ कि यार आज प्रोग्राम में हम किस किस्म की गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सडनली जो 232 साल पुराना आज एक रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान टेलीविजन ने, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एक ड्रॉक्शन की बात चल रही है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में ड्रॉक्शन होगा, यानी कि ड्राफ्ट और ऑक्शन को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस कराए जाने की बात हो रही है। इसकी ये ठीक है नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स पे बात करेंगे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा, पाकिस्तान जहां पे कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो है 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, जैसा कि बहुत जरूरी है कि जिंदगी में जब आप वादा करें या आप कोई भी बात करें तो उस बात को पूरा करें, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बातों के खरे और बातों के सच्चे, हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कभी हमें भी शुक्रिया का मौका दिया ना। इंशाल्लाह 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 ऐसे मौके जरूर आएंगे। और दूसरी जानिब खवातीनों हज़रात, अगर हम इनकी बात करते हैं, आज थोड़ा मुझे लगता है इंट्रोडक्शन डिफरेंट होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कैसे ये ट्रेल ब्लेजर हैं, कैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। मेरा ख्याल है वहीं पर मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि फॉर हर इट वॉजंट सिंपल, इट वॉजंट ईजियर, और जहां आज ये इस मुकाम पर पहुंची है, इट्स बिकॉज ऑफ शीयर डेडिकेशन, कंपैशन एंड पैशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, द फॉर्मर स्किपर फॉर वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल, शी इज मैडम सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। खून बढ़ जाता है मेरे आपके इंट्रोडक्शन की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ बाजिद भाई का भी खून बढ़ जाए, लेकिन बाजिद भाई जो है ना रिएक्शन कम देते हैं। क्या वजह? आप बाजिद भाई के लिए आज कुछ कहना चाहती है तो आप पहले कह सकती हैं। टीम प्लेयर है, ये बात तो है, बस यही कहेंगे हम। अच्छा चले, जो देख रहे हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। हमें ऐसा था कि शायद आज बाजिद भाई ना पहुंच सकें, तो हुआ क्या कि अभी 5 मिनट रह गए थे प्रोग्राम शुरू होने में, तो मैडम सना से मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने कहा वो बाजिद भाई नहीं नजर आ रहे, तो उन्होंने कहा बाजिद भाई धोखा नहीं देंगे, तो मुझे सरफराज याद आए फिर। लेकिन थैंक यू सो मच बाजिद भाई। बाजिद भाई, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले 1794 में जो है वो 41 रन डिफेंड किए थे ओल्ड फील्ड ने अगेंस्ट MCC, और आज जो है पाकिस्तान टीवी SNGPL के अगेंस्ट 40 रन जो है डिफेंड। और तब भी आप एंकर थे, और तब भी आप जो है ना जीप से सवाल करते थे। तब तो एक हमारे साथ पहले भी मतलब आपने कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ ना बैठे हुए गुजार दिए। उन्होंने सबसे जब मैं पूछता हूँ ना, तो सबका एक ही जवाब होता है, यार है तो ठीक लेकिन सीखता नहीं। आए जी, सीखने का मरहला जो है ना उसका आगाज करते हैं हम आज जी। So the match summary, ladies and gentlemen, taking good look, पाकिस्तान टेलीविजन की बात करते हैं तो obviously wasn't really a good total। अगर हम उनके पहले दिन की बात करते हैं 166, SNGPL was good, and then SNGPL came back with 238, and then Pakistan television once again with 111. Towards the end, SNGPL wasn't able to actually kind of get to the score, and Pakistan television winning by 2 runs। मैं पाकिस्तान टेलीविजन की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम उनके कोच मोहम्मद वसीम को जो है वो मुबारकबाद देना चाहते हैं, और अदनान मलिक साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतना एफर्ट पुट इन किया है, टीम इकट्ठी की है। आज उन्होंने बड़ी मजेदार पोस्ट लगाई थी, मुझे अच्छा लगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो पाकिस्तान टेलीविजन, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, व्हाट अ गुड डिफेंस। नहीं, लेकिन जो मैंने जो क्लिप्स देखे 37 या 37 पे आउट, 38 पे आउट, तो अमूमन ऐसे होता है कि एक दफ़ा हमारे मैं जब खेलना शुरू किया था उससे थोड़ा या 20 पे आउट हो गई थी मेरे ख्याल, नेशनल बैंक थी, कस्टम ने 20 पे आउट कर दिया था नेशनल बैंक को, तो उसमें फास्ट बॉलर्स ने ही आउट कर दिया था। इसमें जो हैरानगी की बात है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 6 आउट किए हैं और दूसरी तरफ मीडियम पेसर ने 4 आउट किए हैं, मतलब अमाद ने 4 आउट किए हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा हो या सीम हो रहा हो, उस तरह आप आउट हो जाओ, वो नहीं हुआ। एक तरफ से स्पिनर को हिटे मार के ये आउट हुए हैं, दूसरी तरफ बॉल स्विंग हो रहा है जहाँ पे आउट हुए हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि बहुत ही कंडीशंस ऐसे हो गई थी जहाँ पे बॉल बहुत स्विंग हो रहा है। ये रिवर्स स्विंग, अमूमन रिवर्स स्विंग पे, खैर रिवर्स स्विंग में तो नए बॉल पे ही आउट हो गए, रिवर्स स्विंग पे जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं, या फिर स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा हो, कहीं पे बॉल सीम ज़्यादा हो रहा हो तो जल्दी जल्दी आउट हो जाए। ये इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप अगर एक टीम को इतनी जल्दी मतलब इतने कम स्कोर पे आउट करते हो तो आपका दिमाग इसी पे जाता है कि यार नए बॉल से फास्ट बॉलर, दोनों तरफ से फास्ट बॉलर्स ने मैच ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन एक तरफ से स्पिनर लगा हुआ है, दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर लगा हुआ है, तो क्या स्पिन भी बहुत हो रहा होता है, वो स्विंग भी बहुत, ये मुझे समझ नहीं है एलिमेंट। जो क्लिप्स मुझे नज़र आए जो स्पिनर पे आउट हुए हैं वो सारे वो
मार के आउट हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा वो मॉडर्न डे क्रिकेट का जो पहलू है वो भी बीच में आया कि यार बस चला के स्कोर करो, जो आ रहा है निकल के मार रहा है, जो आ रहा है निकल के मार रहा है, चला के स्कोर कर लो। बट रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब आप तो कितने आपने 250 साल के बाद ऐसे हुआ है, तो 232 सालों के बाद तो बड़ी बात है कि आप ऐसा छोटा सा स्कोर डिफेंड कर लो। और इसमें काफ़ी चीज़ें आपके हक में जानी चाहिए। और जो एक चीज़ पीटीवी के हक में जा रही थी कि वो जो चांस मिल रहा था वो चांस छोड़नी थे। स्लिप में डाइविंग कैच हो रहा है, बाउंड्री पे कैच हो रहा है, पीछे भागते हुए कैच हो रहा है। तो इसी तरह होता है, अगर आपने इतनी मतलब हर चांस से वेल करो तो फिर इस तरह का रिजल्ट आता है। तो वो ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी चीज़ें गई, लेकिन आपने जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, वो जो 10 आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, वो एक भी ज़ाया नहीं गई। एक स्लिप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच हुआ है, डाइविंग फुल स्ट्रेच पर, मतलब थर्ड स्लिप में कैच हुआ है। स्लिप में अगर डाइविंग कैच वो भी लो जा रहा हो तो बहुत एफर्ट लेता है। तो कल हमने इंग्लैंड की बात की थी कि फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग कर रही है, लेकिन आज पीटीवी ने जो कैचेस पकड़े हैं वो बहुत ही सेंसेशनल थे। एग्जैक्टली फिनोमिनल। एंड सर्टनली जहाँ पे अभी आपने पूरा तजिया तो कर ही दिया है, मैं ज़रा कप्तानी के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, शान मसूद वेरी सीजन कैप्टन एज वेल, और यहाँ पर देखते हैं तो मेरा ख्याल है कप्तानी के फ़राइज़ उन्होंने अभी अंजाम देने शुरू किए हैं। शामिल हुसैन की हम बात कर रहे हैं, और वो भी थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि कप्तान है कौन, कहीं पे कुछ नाम आ रहा था, कहीं पे कुछ नाम आ रहा था। डोमेस्टिक में अक्सर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, बट शामिल लेड अ गुड टीम। और ये जो उनका फैसला था एक तरफ से अली उस्मान, और जहाँ से उन्होंने पेसर मीडियम पेसर की बात की, दैट वाज अ गुड डिसीजन ओवरऑल फॉर हिम। बिल्कुल, आई थिंक ह्यूज विन फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीवी के लिए। और शामिल वेरी यंग कैप्टन, हमने देखा है इनको डिफरेंट एज ग्रुप में, हमने पाकिस्तान जूनियर लीग से इनको ग्रो होते देखा है। और अब माशाल्लाह इस तरह की परफॉर्मेंस है। पिछला अगर प्रेसिडेंट कप देखें तो उसमें भी हाईएस्ट रन गेटर्स में इनका नाम सरे फहरिस्त था, और उसके बाद अब कप्तानी मिली है तो ये नज़र आता है कि उसको एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और टीम स्पिरिट बहुत अच्छी है। मतलब अगर जहाँ पर आपके सीनियर जूनियर मिलके लड़के खेल रहे हैं और 40 रन को डिफेंड करना, जैसे बाजिद भाई कह रहे हैं, ये ऐसा एक टारगेट होता है कि एट टाइम्स एज ए कैप्टन, एज ए कोच, जब आप ग्राउंड में उतरे होते हैं तो आपके पास लफ्ज़ भी ख़त्म हुए होते हैं कि मतलब अब ऑब्वियसली क्या हम पंप कर सकते हैं। बिल्कुल। उस टाइम पर जो आपकी पूरी जो कल्चर टीम का आपने सेट किया होता है, जो आपने क्वालिटीज़ इंस्टिल की होती हैं, वही वहाँ पर काम आती हैं। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल पीटीवी के अंदर कल्चर इस टीम के अंदर डेवलप हुआ है वो तगड़ा है। क्योंकि अगर हम पिछले टूर्नामेंट्स की भी बात करें रिसेंटली जो हुए, उसमें इन्होंने अपने से बड़ी टीम्स को हराया है और बार बार हराया। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है पीटीवी की टीम के अंदर कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा है और एक पेज पे टीम नज़र आती है, चाहे वो कैप्टन हो, कोच हो, या सीनियर प्लेयर्स और जूनियर प्लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि उसके अलावा इस तरह का छोटा टोटल डिफेंड करना या बार बार अपने वेट से अबव पंच करना, वो इतना आसान नहीं होता अनटिल और अनलेस आपकी टीम सिनर्जी बहुत अच्छी है और सेल्फ बिलीफ आपका अच्छा हो। तो ये एक एज भी होता है जब आप जूनियर थोड़ी सी टीम को करते हैं। बाकी टीम्स के निस्बत देखें तो उसमें काफ़ी यंगस्टर्स हैं पीटीवी की टीम में, और उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा मसल मेमोरी में वो जीत हार का एलिमेंट नहीं होता। आप पैशन से ज़्यादा खेलते हैं और वो पैशन से खेलते नज़र आए। अमाद बट के लिए बहुत खुश हूँ, बड़े अरसे से ये फ्रिंजेस पे रहे हैं। उस तरह के प्लेयर थे कि बड़ा सोचा कि आएंगे टीम में, फिर नहीं आए, फिर बाहर हो गए, बिल्कुल सीन से आउट हो गए। पर इस मैच में बैट और बॉल दोनों के साथ जो परफॉर्मेंस है, पहली इनिंग्स में अगर आप देखें तो 46 रन बड़े क्रूशियल इन्होंने किए जिस वक्त पीटीवी आउट हो रहा था, और उसके बाद बार बार विकेट्स दोनों इनिंग्स में लेना, और फिर अली उस्मान जो है उन्होंने भी दोनों 10 विकेट्स मैच में हासिल की। तो ओवरऑल एक बड़ी कंप्लीट टीम एंड ग्रेट एफर्ट एज वेल। बड़ी अच्छी बात की, कल्चर की बात की इन्होंने, टीम कल्चर की बात की, ट्यूनिंग की बात की। कल्चर तो हमारे पीटीवी की टीम में तो आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा। कौन कि गेम ऑन है कि इतना अच्छा तो देखिए आप टीम स्पिरिट का मुजाहरा आज आपने इधर फाइन ट्यूनिंग नहीं, इधर ट्यूनिंग की जरूरत है। वो तो हो की रहेगी मुझे लगता है आज के प्रोग्राम के बाद तो। अच्छा, आज का प्रोग्राम जो है वो जितने भी देखने वाले वो भी एंजॉय करोगे इसमें बात भाई। लेकिन एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम इस दफा की प्रेसिडेंट ट्रॉफी को देखते हैं तो क्वाइट लॉट ऑफ लो स्कोरिंग गेम्स, और अगर हम इसके स्टेपल रहा है कि लो स्कोरिंग गेम्स का इस दफा के प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, और मैचेस भी तो जल्दी खत्म हुए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट जब हम डोमेस्टिक में इस किस्म की पिचेस तैयार करते हैं जहां पे लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं? इसके ऊपर हमने पहले भी एक डिबेट किया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन आर वी गिविंग टू ऑल ऑफ दोस यंगस्टर्स हु आर आउट देयर?
इस वक्त वो शुएब भाई मुझे याद आ गए, जब हमने कल परसों में बात की थी, उन्होंने कहा कुछ बदलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही हो रहा है, फर्स्ट क्लास रेप्लिकेट नहीं करती आपके इंटरनेशनल को, तो वो प्रॉब्लम है। अब ये दुनिया में भी प्रॉब्लम, काफ़ी डिस्कशन इस पे होती है, बट जो इलीट टीमें हैं उनकी जो सर्फेसेस होती हैं या जो कंडीशंस होती है या बॉल होता है, या दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा जो एक मैच को डिटर्मिन करती है, वो एक पिच का नेचर और दूसरा बॉल का नेचर। ये दो चीज़ें होती है जो मैच को डिटर्मिन सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करती हैं मैच को। अगर वो दो चीज़ें आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो होम सीरीज़ में आपके इंटरनेशनल पिचेस हैं और जो उनकी कंडीशंस हैं, उनको अगर वो 80-90% तक रेप्लिकेट करें जी, तो फिर आपका सारा एक सिम्त में चलता है। अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स नहीं हो रहे और टेस्ट मैचेस में बड़े बड़े रन्स हो रहे हैं, अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉल स्विंग ज़्यादा हो रहा है, सीम हो रहा है, मीडियम पेसर्स आपके आउट कर रहे हैं, और टेस्ट मैच क्रिकेट में आपके मीडियम पेसर्स कोई आउट नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्पिनर्स इतने आउट नहीं कर रहे और टेस्ट मैच में स्पिन ही हो ही जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर है। तो आपकी प्रेपरेशन जो है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की प्रेपरेशन जो है, वो टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए वो एक स्टेप नीचे है वो, लेकिन उसको एम्यूलेट करना चाहिए जो आपको टेस्ट मैच में कंडीशंस लगते हैं। हम कंडीशंस, फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम फ़ौरन चले जाते हैं जी ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, ड्रेसिंग रूम, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है एनी क्रिकेट मैच में, वो बॉल और पिच होता है। अगर उन दोनों को आप मास्टर कर लें, अगर आपके पास सर्फेसेस ऐसी हों जहाँ पे अच्छी क्रिकेट हो, और वही सर्फेसेस आप उन्हीं पे टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हो, या अगर आप लिस्ट ए के मैच खेल रहे हैं तो वनडे क्रिकेट भी उन्हीं सर्फेसेस पे होएं, तो वो फिर वो आपकी तैयारी होती है। अगर आपने फॉर इंस्टेंस, ये बहुत डिबेट रही काफ़ी सालों से, अभी तक ये डिबेट नहीं ख़त्म हो रही कि आप अगर एक ऐसा बॉल लगा देते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो कि हार्ड होता है, जो पुराना नहीं होता, जिसकी सीम वाज़े होती है, तो फिर आपके जो मीडियम पेसर्स हैं ना, उनके रिकॉर्ड्स बहुत इन्फ्लेटेड होते हैं। पर वही जब मीडियम पेसर पाकिस्तान की तरफ से खेलता है तो आप कहते हो इसका बॉल नहीं पहुंच रहा। बॉल क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि बॉल चेंज हो गया और पिच चेंज हो गई है। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो ना प्लेयर्स के लिए अच्छी है, ना आपके जो डेवलपमेंट है इसके लिए अच्छी है। फिर हम कहते हैं जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें गैप बहुत है, इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। अगर आपने लड़के को प्रिपेयर ही नहीं करना उस सिनारियो के लिए, तो फिर गैप तो रहेगा। अगर आपने उसको वो टूल्स ही नहीं देने प्रिपरेशन के, तो गैप तो रहेगा। एक दफ़ा इंग्लैंड आई थी ये, जब शुएब भाई ने भी आउट किए थे, कनरिया ने भी आउट किए थे, वो सीरीज़, उस सीरीज़ की बात है। तो जब साइड मैच होता था तो साइड मैच में वो टिपिकल हमारा फर्स्ट क्लास का विकेट होता था। तो मतलब ट्रेस्कॉथिक या कोई खेल रहा था, वो टेस्ट मैच के बाद उन्होंने साइड मैच, या टेस्ट मैच से पहले साइड मैच खेले, तो वो कहता है कि यार ये पाकिस्तान में ऐसी पिचेस भी होती हैं, टेस्ट मैच में तो ऐसा पिच आता ही नहीं है हमारे सामने, वो तो गोडेस के ऊपर बॉल ही नहीं आता। तो हमने कहा हम तो ऐसी पिचेस पे खेलते हो। तो वो हैरान परेशान हो गया कि देखें आप, जो साइड मैच है, जो प्रैक्टिस मैच है, उसमें जो पिच है वो टोटली डिफरेंट है, और जो वो एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं जो चाह रहे हैं कि हम टेस्ट मैच की टीम में आए, वो उस पर प्रिपरेशन हो रही है उनकी, और जब जहाँ पे खेलना है वहाँ पे टोटली डिफरेंट। तो एग्जैक्टली, तो अब ये आज की बात नहीं है, ये बहुत मतलब 2000 के बाद से ये सिस्टम चला ही आ रहा है। तो उसकी वजह से हम बार बार कहते हैं कि जी गैप बहुत बड़ा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का गैप बहुत बड़ा है। गैप इसलिए बड़ा है क्योंकि आप उनको वो चीज़ें रेप्लिकेट, हम फिर फौरन चले जाते नहीं यार ग्राउंड, स्टेडियम ग्राउंड तो बात की बात है। जो आपने जो पिचेस और बॉल्स देनी है वो वही होनी चाहिए exactly. जो आपने टेस्ट मैच या इंटरनेशनल। इससे एक बहुत मज़े का किस्सा मुझे भी याद आया बॉल्स की, जो बाजिद भाई बात करें, हम लोगों के जो प्रैक्टिस बॉल्स होते थे ना, वो तो बिल्कुल ही फारग बॉल्स होते थे ना, अक्सर नेट पे जो लगते थे। और बैट भी हमारे पास एक एक, शुरू में एक एक बैट होता था, खुद से ख़रीद के बड़े पैसे जमा करके वो बैट ख़रीदा होता था। अब वो बॉल ऐसे थे, अगर यॉर्कर डायरेक्ट टो ऑफ द बैट लग जाए ना, तो टो बिल्कुल फारग होता था बैट का, क्योंकि मिडिल होता था। अच्छा, अगर वो टो पे लग गया तो बैट पे क्रैक आ जाएगा।
तो आप यकीन करो जो अच्छा कोई बॉलर जो जिसको बार बार यॉर्कर आता था ना, तो नेट में आप खड़े हैं ना, यॉर्कर आया तो उसको लीव कर दिया बैट रखा तो बैट तो टूट कि बैट ना खराब हो जाए। अब यॉर्कर खेलने की प्रैक्टिस अगर आपकी लीव करनी है तो बस फिर आप खुद ही सोच ले। तो एक्चुअली में ना आपकी हैबिट्स बनती जाती हैं, तो इवेंचुअली मैच में भी कभी ना कभी आप ऐसे हरकत कर सकते हैं, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। हमारा ना एक सीज़न फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा, तो पिंडी स्टेडियम पे मैच हो रहा। मैं वो क्यूरेटर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ऐसे मैच से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आते थे, ऐसे त्रौंका लगाते थे और चले जाते थे। उसके बाद क्या होता है? छिट्टा तो सब्जियों पे नहीं मारते। मैच के दौरान वो नज़र नहीं आते थे। तुम्हारा पहला एक मैच हुआ, वो 1.5 दिन में ख़त्म हो गया, जो फर्स्ट क्लास का मैच। अगला मैच हमारा फैसलाबाद से था। फैसलाबाद से कप्तानों के कप्तान मिसबा साहब आए, कहते यार अच्छा तुसी 1.5 दिन का मैच किस तरह खेल रहे हो तुसी? अच्छा खेलो। उस मतलब जिस पिच पे हम वो 1.5 दिन में हारे थे, उसी पिच पे अब होना तो ये चाहिए कि पिच सूख जाए। ये वो शहजादे साहब हमारे क्रिकेटर आए, उन्होंने फिर त्रौंका लगाया, ऐसे 1.5 दिन में ना फिर मैच खत्म हो गया। अब वो उस मैच में सिनारियो रहा था, पिंडी स्टेडियम में ना वो ड्रेसिंग रूम ऊपर थे, तो आप सीढ़ियाँ उतरते थे और जाते थे ग्राउंड में। तो मैं सीढ़ियाँ उतर के ग्राउंड में गया हूँ, मैं उधर से आउट हुआ हूँ, तो दूसरा बैटर जा रहा था, तो जब तक मैं सीढ़ियों तक पहुंचा हूं ना, तो तीसरा बैटर मेरे ऊपर से आ रहा है। मैं कहा तू किधर जा रहा है? कहता आउट हो गया। तो वो मैच भी 1.5 दिन में खत्म हो गया। अब 2 मैच बैक टू बैक 1.5 दिन में खत्म हो गया। अब साहब जी हमारे क्यूरेटर साहब आए, अब 2-4 मतलब 8 दिन के मैच मैक्सिमम 3 दिन में खत्म हो गए ना। तो वो आए तो कहते हैं यार आजकल ने मुंडिया ना खेड़ना नहीं आता। मैं कहा वो पाकिस्तान का कप्तान खेड़ के गया है। तो ये जिस डिस्पैरिटी की बात करें, वो डिस्पैरिटी सर्टनली नजर भी आती है अनफॉर्चुनेटली, और मुझे लगता है उसके ऊपर बात हम मजीद जरूर करनी चाहिए। हम पहले भी कर चुके हैं। फिर जब हम होम कंडीशंस की जाने आते हैं तो हम कहते हैं जी एडवांटेज लेना चाहिए, स्पिन विकेटें बना दो। फिर जब हम बाहर जाते हैं बाउंस हैंडल नहीं होता। तो ये डिबेट इट्स अ लॉन्गर डिबेट, ये चलती रहेगी। विकेट भी ज्यादा देर हैंडल नहीं होती। नहीं होती, बाकी नहीं होती। बट certainly I think for Pakistan television, congratulations, 232 साल पुराना रिकॉर्ड आपने तोड़ा। I think it was a marvel feat that you have achieved today। और इस वक्त जो है आप स्टैंडिंग्स में दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। SLGPL जो है इज नाउ ऑन नंबर 3, और मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी के साथ हम जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे, इन्होंने मीडियम पेसर की बात की है, हमारे एक प्रीमियम पेसर जो है वो इस टाइम बड़ी विकेट्स ले रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying with us. जितने लोगों ने अभी भी ट्यून इन किया है, ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। हम आप सबके लिए भी उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक हो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कराची पाकिस्तान में जो पाकिस्तान टेलीविजन ने मार्का मारा, उसके हवाले से बात की। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में 232 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, 40 रन डिफेंड किए। और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक और कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैशेस अंडर हुए। वाजिद भाई इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं, मुझे लगता है कभी कभार के पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया या कोई ऐसी बात चल रही है। बट सर्टनली हम बिग बैश में बात करेंगे तो हारिस रऊफ की बात करना चाहते हैं, जहां हमने प्रीमियम पेसर की बात की थी। और इस टाइम हारिस रऊफ जो है बिग बैश में सर्टनली पाकिस्तान का झंडा जो है बड़े फख्र से लहरा रहे हैं, और हैपेंस टू बी दी highest wicket taker as of now. But the most interesting bit over here, वाजिद भाई एंड मैडम सना, इज कि हारिस रऊफ की डेथ बॉलिंग को लेकर तो शायद हम कभी ना कभी शशोपंज में रहते हैं। ये पहले मतलब इन्होंने ये जो अभी हम आज की बात करें जिसमें इन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए, इन्होंने तीसरा 5वां ओवर कराया गालिबन और 23 रन दिए और 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। जी हारिस रऊफ सर, बिग बैश से कोई अच्छी भी बात की उसने। कुछ 2 दिन से तो हमें क्या कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर मुझे भूल गया, डेरोगेटरी वो क्लिप डेरोगेटरी बार लोग देख भी रहे। कहाँ पे देख रहे हैं? सोशल तो मीडिया पे। दूसरा वाला नहीं लगा? नहीं पहला भी नहीं लगा, दूसरा भी पहला वाला लगा हुआ? नहीं सेंसर हो गया सारा कुछ। अच्छा, को पता है कि सोशल मीडिया पे बीके की सबसे अच्छी बात ही यही है, बीके स्लेजिंग करते हैं टॉप टू बॉटम, कोई नहीं बचता। नहीं, उनको पता है कि सोशल मीडिया में ना ऐसे क्लिप्स लगाने ही नहीं है। बाबर के खिलाफ क्लिप लगा दिया या रिजवान के खिलाफ लगा दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारा तो एक और प्रोग्राम होता है, उसमें भाई बात ही सिर्फ बाबर की करते हैं। लेकिन वो उसमें तो डेरोगेटरी जो आप लफ्ज बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। आज सुना तो उधर कमेंटेटर्स ने भी काफी कुछ बोला। खैर उसको छोड़े। हारिस रऊफ, अब हारिस रऊफ जब ऑस्ट्रेलिया
साउथ अफ्रीका खेल रहा है, ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली करता जा रहा है परफॉर्म। हमने तो इस दफ़ा तो आप पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर जा रहे थे तो उन पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है कि बिग बैश वाले इसको बुलाते हैं और उनको पता है, वो इनका समझ लें कि बैंकर है, इसने परफॉर्म करके देना ही देना है और हर दफ़ा ये करता है, ये पहली दफ़ा नहीं है। तो अगर एक T20 में कंसिस्टेंट होना एज ए बैटर एज ए बॉलर सबसे मुश्किल काम है, सबसे हाई रिस्क है फॉर्मेट। उसमें हारिस रऊफ आपको कई दफ़ा मैच जिता के देता है, हम उसको जज करते हैं 2-4 परफॉर्मेंसेस पे जहाँ पे उसको रन्स होने ही हैं। जब वो 16वां ओवर 18वां ओवर करेगा तो उसको रन्स होने ही हैं। जब मैच पाकिस्तान हारेगा तो हारिस रऊफ ही सामने होगा, क्योंकि उसने एंड में उसी ने बॉलिंग करनी हो रही। तो वो जो सारा कॉन्सेप्ट जो निकलता है कि नहीं यार ये बड़े मैचों में मैच ख़राब हो जाता है, ख़राब तो होना, मैच जब हारोगे तो वही बॉलिंग करोगे, जब मैच जीतोगे तब भी वही बॉलिंग करोगे, लेकिन जब मैच हारते हो तो जो इराद रहता है वो असल में वो सामने लगा होता है, उसके साथ कोई नहीं है। वो ये नहीं है कि हारिस रऊफ का आज दिन नहीं चल रहा है या हारिस रऊफ ने आज 16वां ओवर नहीं करना या 18वां नहीं करना तो कोई और बॉलर हमारा और दूसरा आपने ऑप्शन रखा हुआ ही नहीं है डेथ बॉलिंग का। आपको कंसिस्टेंटली डेथ बॉलिंग में दूसरा ऑप्शन आपने रखा हुआ नहीं है, तो प्रॉब्लम तो वहाँ पे है, सिर्फ हारिस रऊफ का प्रॉब्लम नहीं है। हारिस रऊफ को जो आता है, जो कर रहा है, जितनी देर से वो कर रहा है और बहुत अच्छा इसका रिकॉर्ड है। अगर आप इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, जो ओवर्स ये करता है उसके मुताबिक इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन कोई जगह होती है, कोई मुल्क होते हैं, कोई पिचेस होती हैं जो आपको ज़्यादा सूट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इसको बहुत सूट करती हैं, बॉल चलता है, बहुत बाउंस ज़्यादा होता है और वहाँ पे हमेशा इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है। चाहे वो इवन वनडेज़ में भी ये जो आप साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली वनडेज़ जीते थे, वहाँ पे भी इसने बहुत आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे आपने बात की, मेरे ख्याल है मैं इसके साथ ज़रा सिर्फ ये ऐड ऑन करूँगा कि 140 प्लस ऑन दीज कंडीशंस एंड ऑन दीज पिचेस एक्चुअली डू बिकम डिफिकल्ट, बट व्हाट इज डिफरेंट इज हारिस's यूटिलिटी इन बिग बैश। 3रा ओवर करवा रहे हैं, 5वां ओवर करा रहे हैं, जहाँ आपने अभी 16वें की 18वें की बात की है, हाउ मच डिफरेंस डज दैट मेक? इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ये बाजिद भाई की बात से ही मैं कनेक्ट करूंगी, जब दूसरी टीम को ये बात पता है कि इस प्लेयर ने कराने एंड के ओवर्स हैं तो उनके पूरे प्लान उसके हिसाब से होगा, उसकी हर बॉल को प्लान किया जाएगा। तो आपने अपने प्लान्स को प्रेडिक्टेबल बनाया, अपना यूज़ ऑफ बॉलर को प्रेडिक्टेबल बनाया, तो दूसरी टीम का काम आसान कर दिया। क्यों वो 3rd ओवर भी करा रहे हैं, 5th ओवर भी करा रहे हैं। 3rd ओवर पावर प्ले का ओवर होगा, 5th ओवर मोस्ट शायद ना भी हो पावर प्ले का, क्योंकि पावर सर्ज आप बाद में ले सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने उस बॉलर को प्रिडिक्टेबल नहीं रहने दिया, उसको नए बॉल से भी ले आए और फिर जिस वक्त पुराने में ज़रूरत होगी उसको वहाँ से भी लेके आते हैं। तो ये कैप्टनसी का या थिंक टैंक का बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप फॉर एग्जांपल जब एक ज़माने में बैटिंग पावर प्ले हुआ करता था जो 5 ओवर का अलहदा होता था, तो मुझे याद है मैं जब कप्तानी छोड़ी, किसी ने मैं कप्तानी में खेल रही थी किसी के, तो 3 के 3 ओवर एक ही तरफ से मुझे करवा दिए। तो पहले 2 ओवर में तो रन नहीं आए, तीसरे में पड़ गए रन, क्योंकि वही सेम बैटर खेल रहे हैं। आप 3रा ओवर उन्हीं 3 प्लेयर्स को बाहर लेके कराएंगे तो वो भी प्लान अपना चेंज करेंगे। तो वो तो एक मैच के अंदर जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, तो इनके तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम में जैसे बाजिद भाई बात कर रहे हैं कि कोई दूसरा डेथ बॉलर है ही नहीं, तो सबको पता है कि आखिर की 5 ओवर में 2 या 3 ओवर, 2 ओवर तो हारिस रऊफ के आएंगे ही आएंगे, तो वो उस हिसाब से फिर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। जब आपके पास एक दूसरा अच्छा या तीसरा अच्छा ऑप्शन डेथ बॉलिंग का आएगा तो आप सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे 11वां ओवर या 12वां ओवर भी एक बीच में हारिस रऊफ को करा के और उस टाइम पर उनसे विकेट्स ले सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो यूज़ ऑफ बॉलर है। लेग स्पिनर की हम बात करते हैं, विकेट टेकर की बात करते हैं कि उसको यूज़ भी कैसे करना है। और इसीलिए जो बार बार इस प्लेटफॉर्म से अक्सर बात होती है, और बाजिद भाई तो इसको बहुत ज़्यादा बात को करते हैं कि आपके स्पेशलाइज बॉलर्स होने ज़रूरी हैं। ऑलराउंडर्स की अपनी जगह, लेकिन जब आपके 5 स्पेशलाइज बॉलर्स होते हैं, इसका मतलब है कि आप पाँच आखिरी के 5 ओवर 5 डिफरेंट बॉलर से भी करा सकते हैं। जब इतने तगड़े बॉलर हो, फिर दूसरी टीम के लिए प्लानिंग करना और अपने बैटर्स को यूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। बाजिद भाई, आप पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऐड मैं ये करना चाहता हूँ, हारिस रऊफ शुरू से आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इतना पेस का बॉलर है, 150 पे चला जाता है, बहुत तेज़ बॉलर है। लेकिन जो एक चीज़ इसने डेवलप नहीं की, शायद वो क्योंकि शुरू में क्रिकेट वो इतनी नहीं खेला, उसके बाद भी T20 ही खेला ज़्यादा,
मुझे नहीं याद पड़ता कि हारिस रऊफ ने बाउंसर कोई ऐसा किया हो कि अगला बैटर हिल जाए। हालांकि पेस बहुत है, इस पेस का बॉलर आप जो भी आप सोचोगे ना, आप सोचोगे कि यार इसका बाउंसर बहुत ख़तरनाक होगा, लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि हारिस रऊफ का बाउंसर आज तक उस तरह इफेक्टिव नहीं है। याद नहीं पड़ता आपको, यॉर्कर उसके याद पड़ते हैं, आपको स्लोअर वन याद, लेंथ बॉल उसका याद रहता है, बाउंसर नहीं है। और बहुत ही मतलब आप जो ये मतलब 145 से ऊपर जो फास्ट बॉलर जाता है उसका तो हर दूसरे बॉलर वो वह ही चलता फिरता बाउंसर कर देता है। तो वो मुझे हमेशा कोई ये बात जो है ना वो खटकती रही है कि इतने साल हो गए, लोग भी मुझे काफ़ी क्रिकेट देखने वाले लोग भी कहते हैं यार ये बाउंसर किसका कभी ऐसे नहीं हुआ कि इसने बाउंसर पे 2-3 आउट कर दिया या बाउंसर से हिला दिया अगले को। तो वो जो प्रोग्रेशन अगर उस तरह से अगर आप देखें ना, तो एक शायद वो एलिमेंट एक 150 वाले बॉलर में बाउंसर वाला एलिमेंट ना हो, तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। मैं सोचा था कि क्योंकि ये आया दूसरे तरीके से आया, ये बिल्कुल मतलब टैलेंट हंट के थ्रू आया है, टेप बॉल वगैरह वहाँ से आया है, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता मतलब ज़्यादा इसको देर लगेगी डेवलप करने में, लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आया। शायद वो एक चीज़ है जिस पे वो थोड़ा सा काम कर सकता है। क्या टेप बॉल के रूल्स में क्या पता है इनकी गली में हो गए बाउंसर जिसने कराया तो वो अगला ओवर नहीं मिलेगा। तो टेप बॉल वाले ज्यादा तो बाउंसर करते ही नहीं है, फुलर ही होती है वहाँ पे। फुलर होगा या स्लोअर वन होगा या लेंथ से बीट कर जाएंगे। बाउंसर तो वाइड नॉर्मल हो जाता है, या वॉलीज पे चल रहे होते हैं वो। बट सैडली मेरे ख्याल है जो बाजी भाई ने बात की वो इंटिमिडेशन वाला फैक्टर नहीं नजर आया आज तक हारिस रऊफ का। उनकी बात बड़ी दुरुस्त है कि जो बैटर है वो फियर करे कि यार ये ऐसा ना हो कि यार ये बॉडी की लाइन पे गेंद फेंक दे या कोई ऐसा बाउंसर करा दे जो कि डैमेजिंग हो। और चूंकि अभी हम ऑस्ट्रेलिया में हुई बिग बैश की बात करें तो मैं इसी के साथ जरा आप क्रेडिट भी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हारिस रऊफ वेल डन, आई थिंक यू डन अ वंडरफुल जॉब एंड द कंडीशंस डू सूट यू, जो हमारे यहाँ पे इनका कहना भी है। बट अब देखना ये होगा कि जो स्पेशलाइज बॉलर्स की बात है कि श्रीलंका में अगर हारिस हमारे स्क्वाड का हिस्सा होते हैं तो श्रीलंका में क्या ये वो अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवालिया निशान है। जब आने वाले दिन आएंगे तो इस पर बात करेंगे। अब दूसरी जानिब चलते हैं कि पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए कैसी तैयारी कर रहा है। उस तैयारी के लिए जो एक जोर लगाया गया बोर्ड की जानिब से वो ये लगाया गया कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले, विच इज सेट टू टेक प्लेस आई थिंक ऑन द 29th of January and then 31st of January and then 1st of February if I'm not wrong. Yes, exactly. वाह तैयारी मेरी कैसे भरपूर होती है, वाज़ चेक कर रहे हैं आप। So Australia will be coming to Gaddafi Stadium. All of these three T20 international will be played in Gaddafi Stadium. टाइमिंग क्या लिखे हुए? टाइम अब आपकी तैयारी का 6 बजे सर, 6 बजे अच्छा? शाम को। हाँ 6 बजे हो जाएगा मैच फॉग में? मेरा ख्याल है क्योंकि अभी मैडम मरियम नवाज ने बहुत काम किया वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई इशू टाइमिंग आएगा। चेंज हो गया, 4 बजे मैच शुरू होगा। 4 बजे मैच शुरू होगा। तो आपने जो तैयारी अंदर की खबर है, इनकम्प्लीट अंदर की खबर, आधी तैयारी तो सारी खबरें मैंने देखी। खुद ही तैयारी में आज मैं तैयारी की दाद दे, तो मैंने तैयारी की दाद दे दी आपको, Thank you बता so दिया much, कि thank you आपकी so much. इनकम्प्लीट तैयारी। आपने अच्छा किया। आधी खबर जो होती है ना वो ज्यादा डैमेजिंग नहीं मकीम खतरा है। आपने ये अगर साबित बंदा किया। ना खबर देना तो वो ठीक है, आधी खबर देना ना सबसे गलत काम वो होता है। आपने ये साबित किया है कि टीम वर्क कितना एसेंशियल होता है। इसी वजह से हम चाहते ये हैं, team इसी वजह से हम work आपसे वादा लेते हैं कि आप आएंगे, आप कहते हैं हम आएंगे, हम कहते हैं आज शो करेंगे। तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सो पाकिस्तान की तैयारी इन T20 इंटरनेशनल मैडम सना ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेलेंगे लाहौर में। समवट कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में हमारी सिमिलर ही होती हैं। हाउ मच डू यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान? देखिए काफ़ी क्रूशल है आपकी जो फाइनल आपने शेप अप करना है अपनी टीम को। बहुत से अभी भी सवाल हैं, इवन दो कि हम वर्ल्ड कप के बहुत करीब हैं, ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंसेस भी ठीक रही हैं, फाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, जो भी है एक टीम की शेप बन रही है। बट अब जो सारा सिनेरियो बन गया है, सलमान अली आगा का आके 1 डाउन पे परफॉर्म कर देना, साइम अयूब को आपने ऊपर खिलाना, साहब ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से अब बाबर आएंगे वापस, विकेट कीपर कहाँ पर खेल रहे होंगे, शादाब की वापसी हुई है, अब शाहीन वापस आएंगे, तो ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब आपको इस सीरीज़ में होपफुली मिल जाएंगे। और श्रीलंका में तो अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से आपकी तैयारी काफ़ी अफेक्ट हुई जो मैचेस थे, बट यहाँ पर अब होपफुली आपको वो मसला ना आए। बारिश का पता तो है नहीं लाहौर में, बट स्टिल आई थिंक वो मसला नहीं आएगा। बट बहुत से जो सवाल हैं आपके, ख़ास तौर पे ये बैटिंग ऑर्डर्स का जो एक बहुत बड़ा इशू है, 11 तो आई थिंक बदलती रहेगी विद एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस। आपकी पिचेस का बिहेवियर चेंज होगा, स्लोअर होगा या कंडीशंस के हिसाब से 11 में तो तब्दीली आएगी।
पर मेरे नज़दीक आपके जो टॉप 4 से 5 बैटर्स हैं उनके नंबर्स कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, T20 में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक कुछ और रन की पार्टनरशिप होती है तो अगले 2-3 आप नंबर्स को फिर फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, पर एक जो एक नॉर्मल सेट बैटिंग ऑर्डर होता है वो ज़रूर होना चाहिए। और वो हमने देखा है कुछ अरसे में कि एट टाइम्स हम उसको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर देते हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी होगा कि इन 3 मैचेस में हम उसमें कंसिस्टेंसी देखें। एग्जैक्टली और जहाँ ये कंसिस्टेंसी की बात की है, सवालों की बात की है, वहाँ बाजिद भाई ये बात भी ज़रूर बनती है कि सर्टनली हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो फीचर कर रहे हैं, बिग बैश की बात करें, IL की बात करें, सब वापस आ चुके होंगे, तो फाइनली क्लोजर टू द वर्ल्ड कप ऐसा लगेगा कि शायद अब हम तैयारी के बिल्कुल नज़दीक है विद दिस सीरीज हेल्पिंग अस आउट। देखिए थोड़ा केओस जो है ना वो पाकिस्तान ने तो सेटअप पाकिस्तान तो करता ही है, लेकिन अब वो केओस जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। अब वो बेचारे ICC तक भी पहुंच गया। अब 3 हफ्ते मतलब 20 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि बांग्लादेश कहाँ पे खेल रहा है और कौन। अब तो बात चल रही है कि शायद ग्रुप कोई एक आधी टीम को स्वैप कर लें या कोई डिस्कशन इस किस्म की भी चल रही है। तो पाकिस्तान की तैयारी तो चले एक तरफ है, लेकिन इस वक्त जो ICC का इवेंट है जो कि नॉर्मल हालात में पुराने वक्तों में 6-6 महीने पहले लॉक हो चुका होता था या साल पहले लॉक हो चुका होता था कि ये यहाँ पे मैचेस सारा कुछ, अब जाके 3 हफ्ते रह गए हैं और अभी तक कुछ आपको पता नहीं है कि टीमें कहाँ पे, बांग्लादेश कहाँ पे खेल रही है, आया कि उनका ग्रुप सारा शिफ्ट होगा या सिर्फ टीम स्वैप होगी या वो इंडिया जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो जो केओस है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अब वो पाकिस्तान को सूट कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप भी केओस में है अभी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये जो आपने बात की है ना, मैं अनफॉर्चुनेट है टू विटनेस दिस, लेकिन ये सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी जो है वो इस रीजन में ही है। आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, पाकिस्तान के साथ देख लें, बांग्लादेश के साथ देख लें, इंडिया के साथ देख लें। दो शो पहले वाली बात ना करें, अब नेक्स्ट ने भाई अनसर्टेनिटी है ना जी। अब आप अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना चाह रहे, अफगानिस्तान पहले वो क्लिप नहीं लगाते ना, ये यूट्यूब पे वो क्लिप लगा दें एक दफा ताकि ये जो आप बात कर रहे हैं ये रिपीट हो रहा है। तो आपने बोला था कि यार इसके बाद अच्छा है कि US में हम खेलेंगे वर्ल्ड कप, किसी को कोई मसला नहीं होगा। वही तो कह रहा हूँ, ये तो क्लिप आप रिपीट कर रहे हैं। तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि ये मसला सिर्फ इधर क्यों एग्जिस्ट करता है? मसला इधर क्या एग्जिस्ट करता है? प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो एग्जिस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, बांग्लादेश भी नहीं जाएगा। तो वो ICC जो इंटरनेशनल काउंसिल है, वो जब इस रीजन में कोई भी टूर्नामेंट कराएगा तो वो उसमें मसला ही है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है क्रिकेट की, लेकिन शायद अगर ये वर्ल्ड कप कहीं और हो रहा होता और ये सिचुएशन होती तो ये वर्ल्ड कप शिफ्ट हो चुका होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी मुझे नहीं याद पड़ती कि किसी वर्ल्ड कप से पहले इतनी ज़्यादा हुई हो। मुझे नहीं याद पड़ता कि 20 दिन रह गए हैं, 3 हफ्ते रह गए हैं कि अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ, सिचुएशन फाइनलाइज नहीं हुई। सारे कंटिजेंसी प्लान्स तो होंगे बट अमूमन सब कुछ फॉर्मलाइज हो चुका होता है। तो वो इशू ये बढ़ता जा रहा है, ये प्रॉब्लम है, इस रीजन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि अब लोग होस्ट नहीं कर सकेंगे, होस्ट ही नहीं कर सकेंगे। प्लस जो आपके फैंस, अब ये हम फैंस को इस खाते में ही सोचते ना, फैंस जो हैं उन्होंने अगर कहीं अपनी टीम को फॉलो करना है या कहीं उन्होंने मैचेस देखने हैं, उन्होंने टिकटें लेनी है, उन्होंने टिकटें अगर बुक की हुई है कि नहीं मैंने इधर इनसे मैच, उन्होंने वीज़े अप्लाई करने हैं, सारा कुछ करना है, उन्होंने टिकटें बुक कर ली हैं कि नहीं जी हमने यहाँ पे जाना है। अब 10 दिन या 15 दिन बाद वो सारा कुछ शिफ्ट हो जाता है, वो किधर जाएंगे? खिलाड़ियों को वीज़े नहीं मिल रहे बॉस। तो ये प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम है। और ये आगे जाके अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो आगे जाके, चलो इंडिया तो इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो शायद मैनेज कर ले, लेकिन बाकी जो आपके रीजन में हैं, जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, अगर कभी इतना हो कि अफगानिस्तान कोई इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर सके तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा शुरू हो जाता है कि आप इधर तक, वैसे ही आपके नेशंस बहुत थोड़े हैं जो कि होस्ट कर सकते हैं मेगा इवेंट्स, तो आप इस रीजन को फिर अंडरमाइन करते हो। और प्रॉब्लम ये आगे तक, अगले वर्ल्ड कप्स में ये प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि फिर वो हिचकिचाएंगे, वो कतराएंगे कि नहीं यार यहाँ पे नहीं देना, हम इससे बेहतर है हम इंग्लैंड में कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज़ में, इधर करा लेते हैं, यहाँ पे सुकून है, इधर लाना ज़रा प्रॉब्लमैटिक है।
एग्जैक्टली मैं जरा छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब वक्फे के बाद वापस आएंगे मैं इसको जरा रैप अप भी कर देता हूँ। प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन ये कड़ी से कड़ी मिलती चली जाएगी खुदा ना ख्वास्ता, और ऐसा लगेगा कि शायद हम जो इन सारे पॉलिटिसाइज जो किया गया है, या अगर पॉलिटिक्स की वजह से या जो लड़ाई झगड़े की वजह से या किसी भी मसले की वजह से अगर ये इवेंट्स यहाँ पर नहीं हो रहे, तो आने वाले वक्त में हमारी जितनी भी ऑडियंसेज है, ये फैंस ऑफ द गेम है, वो महरूम रह जाएंगे और हम शायद नहीं होस्ट कर पाएंगे इस तरह के इवेंट्स अगर टीमों में इस तरह के मसले चलते रहे। तो आई थिंक सूनर द बेटर कि ये मिलें, बैठे बात करें कि यार जो स्पोर्टिंग फील्ड्स हैं प्लीज़ मेक श्योर कि उसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं जरा एक वक्फे की जानिब बढ़ रहा हूँ। जब आप वापस आएंगे, मुल्तान सुल्तान के हवाले से तो हमने बात कर दी थी कि शायद अब जो पाकिस्तान सुपर लीग है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो ये सोच रहा है कि अगर इन्वेस्टर सेंटिमेंट इतना अच्छा है तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि इसको PSL शुरू होने से पहले, जो कि 26 मार्च बात की जा रही है, उसमें मोहसिन नकवी साहब ने पहले ये भी कहा था कि शायद हम कोशिश करेंगे 23 मार्च को हो जाए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए 23 मार्च। तो अब उस पर बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि शायद ड्रॉक्शन लेकर आ रहे हैं जिसमें ड्राफ्ट भी होगा, ऑक्शन भी होगी, और बाजिद भाई ने, मैडम सना ने पहले बात की थी कि यार अब वो कितने खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हैं, कुछ टीम्स अब पुश कर रही हैं ताकि वो जो पूल है प्लेयर्स का वो राइप रहे उनके लिए। इसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, तैयारी भरपूर है। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले हल्का सा आपको इनसाइट दे दिया था कि हम क्या बात करना चाहते हैं। ड्रॉक्शन प्रपोज की जा रही है, इसके अंदर कितनी सदाकत है, कितनी बात जो है ये PSL के लिए जो है वो बेहतर होगी, कितनी जो नई जो हमारी टीम्स आई हैं हैदराबाद एंड सियालकोट, उन टीम ओनर्स के लिए बेहतर होगा टू एक्चुअली मेक अ टीम। और वो सर्टनली रिटेंशन की बात जो बाजी भाई ने पहले ही दिन मुद्दा उठाया था कि यार वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा हमें ऑक्शन की तरफ भी जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा ड्राफ्ट और ऑक्शन को मिला के ड्रॉक्शन की जानब ये जाना चाह रहे हैं। सो मैडम सना और बाजिद भाई, whoever wants to pick up on this, do you think it's going to be a fair solution for the new team members to come in और अच्छी टीम्स, तगड़ी टीम्स बना सकें, कंपेटिटिव टीम्स बना सकें? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। मुझे तो वो जीरोज ही गिन गिन के मुझे एहसास कमतरी हो रहा था। कोई 160 करोड़ 170, मुझे तो हमारे तो फाइनेंशियल एडवाइजर तो है नहीं, तो असल जवाब तो वो देंगे। ड्रॉक्शन का तो मुझे, लेकिन देखिए सबसे इम्प्रेसिव जो थी वो खातून थी उस पूरे ऑक्शन में। ये तो आपको 16 करोड़ की जंप, 16 करोड़ की जंप। आप ऐसे बताएं। ऐसे उन्होंने जंप मारी है फिर कि आप बताएं। मजा आ गया। बाकी सब 1-1 ये तो करोड़ की बात कर रहे थे। हमारे वालों को बस पता नहीं माइंडसेट भी ऐसा है थोड़ा सा कि अगर 100 रुपए तो 101 कर लो। तो उन्होंने इसलिए शुरू में बता दिया था कि करोड़ रुपए की जंप लगेगी, उससे नीचे की जंप नहीं लगेगी, इसलिए वो करोड़ की लग रही थी। अगर मौका होता बीच में कि 15,000 की भी जंप लगा सकते थे तो वो यही होना था। 1 अरब 1 करोड़ 15,000 नहीं 16,000 रुपए ऐसे हो सकता था। बट हाउ डू यू थिंक ड्रॉक्शन प्रॉब्ली, अब ये क्या सिस्टम कैसे चलेगा, या प्रपोज तो किया तो कुछ बताएंगे, हमें तो पता चलेगा। ड्रॉक्शन तो हम पहली दफ़ा ही सुन रहे हैं। लेकिन जो अगर आपने रिटेंशंस ख़त्म करनी है तो फिर आपको ऑक्शन पे ही जाना पड़ेगा। अगर आपने रिटेंशंस रखनी है तो फिर आप ड्राफ्ट पे जाएंगे या ये ड्रॉक्शन वगैरह करेंगे। वरना ये बहुत अनफेयर हो जाएगा कि आप रिटेंशन भी रखें, रिटेंशन भी ना दें और ड्राफ्ट भी करें। तो फिर तो वो जो आप जो 10 साल से टीम चला रहा है, उसने 10 साल से टीम क्यों चलाई? उसने अपने थोड़े बहुत अपने प्लेयर्स को वाबस्ता किया अपने फ्रेंचाइज के साथ। वो तो दोबारा ज़ीरो से शुरू करेगा। अगर दोबारा ज़ीरो से शुरू करना है तो फिर ऑक्शन रखें, क्योंकि फिर आप सारा खुला मैदान है, जिसको जो चाहता है वो करे। ये बात करेंगे जी पैसे बहुत पर्स होगा, उसमें आपने पर्स को मैनेज करना है कि किस तरह लेना है कि नहीं जी। वो जो अगर हम प्लैटिनम प्लेयर्स पे या वो जो कैटेगरीज हैं उन पे पैसे लगा देंगे, निचले वाले प्लेयर्स को पैसे कैसे मिलेंगे, वो तो आपने सोचना है। वो तो ऑक्शन के जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपने सोचना है कि आपने कौन से प्लेयर किसको कैसे उठाना है। वो तो फिर उस तरह है ना। ये तो नहीं हो सकता कि जी हाँ जी मेरे पास 100 करोड़ हैं तो मैं 99 करोड़ एक ही प्लेयर पे लगा दूं तो बाकी प्लेयर ऐसे, मतलब फिर ऑक्शन का मज़ा फिर तो वही है ना कि आपके पास पैसे हैं, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्लेयर पे किसको बोली लगानी है, तो वो प्लेइंग फील्ड लेवल होती है। अगर आप ड्राफ्ट पे रहेंगे तो ड्राफ्ट पे अगर आप रिटेंशन नहीं देंगे, जो कि जिस पे अब सबसे ज़्यादा बहस हो रही है, और अगर नई टीम आ रही है तो उनके लिए भी अनफेयर है कि जी अगर 8 रिटेंशन हैं तो वो क्या कौन से प्लेयर पे उठाएंगे। मगर आप ड्राफ्ट में अगर रिटेंशन कहेंगे जी 0 रिटेंशन हैं तो फिर तो वो जो पुरानी फ्रेंचाइजेज हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान।
एग्जैक्टली लेकिन इसीलिए ये जो भी आपने पॉइंट उठाया, इससे हो सकता है ऑक्शन में उन खिलाड़ियों के साथ वो नाइंसाफी ना हो जो आप कह रहे हैं कि यार आपने एक खिलाड़ी ऑक्शन में जो वो इतने का उठा लिया, बाकियों तक पैसे पहुंचे नहीं, तो ड्रॉक्शन शायद हो सकता है उसका एक हल हो। देखिए ओवरऑल जब भी टीम्स बड़ी हैं जिन जिन लीग्स के अंदर, उनमें ऑक्शन की ही एक एग्जांपल आपको नज़र आती है। तो ये जो बाजिद भाई बात करें कि जो पुरानी टीम्स हैं जिन्होंने इतने अरसे से टीम्स चलाई हैं और एक अपनी पहचान बनाई है उन प्लेयर्स के साथ मिलके, और एक फ़ैन फॉलोइंग भी बनी है, तो अब वो इशू ज़रूर आएगा जब आप इस तरह के सिस्टम के अंदर दो टीम्स ऐड करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इनको जाना हाइब्रिड मॉडल पे। आई थिंक पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल्स का किंग बनता जा रहा है चाहे वो एशिया कप से ले और वर्ल्ड कप का भी आपने हाइब्रिड बना दिया। तो हमारे पास सोल्यूशन है, आप भी तो सपोर्ट करती है, आपने गाड़ी भी हाइब्रिड ली हुई है, बस तो देख फिर ऐसे ले, ही तो है। आपने दो लिए हैं हाइब्रिड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपको तो वापसी पे चेक भी आए एक आप तो डिलीवरी लेट हो गई आप थी। तो रिफंड भी ले रहे हैं उसके। एक ही लिए अच्छा दूसरी गाड़ी आया, वो टाइम पे आ गई होगी ना, इस वजह से खैर these are not the subjects that we should be discussing on camera, but people do get lucky, you know, one fine day you get a call and you like, you know, आपका चेक पड़ा हुआ है सर, खुशी कितनी होती है वाजिद भाई ये सुन के, जब आपको पता ही ना हो कि यार कहीं से और से आना है, कुछ नहीं आने को, कैलकुलेटेड चल रहा होता है बंदा, कितनी खुशी होती है when you get a call, सर आपका चेक है। नहीं, कौन सा मुझे 160 करोड़ में से 5% मिल गया कोई आपने तो ऐसे खुशी बताई है कि जैसे पीटीवी में से तनख्वाह आ गई है। मैं बता रही हूँ वाजिद भाई की स्लेजिंग से कोई नहीं, नहीं वो बच एक सकता। मीम भी बना हुआ है ना कि ये तो सारे पोल खोल रहा है तो इसलिए मेरे ख्याल बाजिद से आप प्रोग्राम अब बंद कर भाई रहे आप हैं। प्रोग्राम बंद करने का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच बाजिद भाई, आपके आने का, आपकी शिरकत का, आपकी खूबसूरत बातों का, बड़ी वेल आर्टिकुलेटेड होती है आपकी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें मजा आता है। और आपके दोस्त देखें आपको कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया कनाडा से मैसेज करते हैं, अब वो नहीं आपको मैसेज करते कि अब आपके ताल्लुकात शहजाद के साथ अच्छे लगते हैं टीवी नहीं, के अब ऊपर। वो प्रोग्राम वो कहता है बस बहुत हो गया, प्रोग्राम फॉलो नहीं करता, बोरिंग हो गया, वो रेपिटेशन पे आ गया ना, शहजाद सवाल ही वो बार बार वही सवाल करता। Thank you so much, Madam Sana, for being with us. Lovely to have you over here, and for everybody who's out there, खवातीन हज़रात अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। This was Game On है, अल्लाह हाफिज़।